कारण में। और आज बहुत दुखद दिन है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं इस देश में। राम राम सोहम जी। अच्छा, कल एक मुझे रात में मेल आया और मेरे पिता की आयु के हैं जिन्होंने मुझे मेल लिखा था, और उन्होंने बोला कि कई बार जो टेक्स्ट होता है हमारा, वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा धीरे भी कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि इसको क्या किया जा सकता है। राम राम दुबे जी। आज मुझे बहुत दुख हुआ हमारे वजह से क्लाइमेट चेंज। एवर थॉट ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज आपका लाइफ पूरा देख लेते हैं तो आई फील डॉक्यूमेंट्री में भी मज़ा आ जाएगा। पता नहीं, वो काम तो कर ही रहे, बाकी लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मैं बनाऊंगा तो ये बहुत टाइम और लेबर इंटेंसिव कार्य है। तो इस कारण भी मैं थोड़ा सा जो है वो इसमें उसके लिए थोड़ी बड़ी टीम चाहिए होती है और बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए, कौन सा विषय है तो वो करेंगे, करने का कभी कर सकते हैं आगे। पॉइंट ब्लैंक 2 बार देख के और अब लाइव में भी जुड़ गया, लाइव शुरू होने से पहले। बहुत बढ़िया तिवारी जी। और जिन्होंने नहीं देखा है पॉइंट ब्लैंक, वो जाके सेव कर लीजिए, आगे की लाइव के बाद जो है उसको देखना है। राम राम राज भाई। सब ये सब थोड़ा सा चलता रहता है। हाँ। हम्म। फर्स्ट, बहुत बढ़िया फर्स्ट हैं आप तो जी। नमस्कार अजीत जी, पवन भाई। जय श्री राम। विलम्ब हो गया, हाँ थोड़ा तो हो गया है। भोजपुरी गाने कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, एआई है या देआई? अब भाई लिख देते हैं ये लोग, ऐसे गाने लिखते हैं तो हमें जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। प्रणाम निशांत जी। अखंड कांग्रेस का सपना ही रह गया, हाँ। जय श्री राम सुलेख जी। राधे राधे विष्णु जी। भगवंत मान, भागवत मान लिख रहे, भगवंत मान। यार मैंने वो वीडियो देखा है भगवंत मान वाला जो कहा जा रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें भगवंत मान है। वो किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो लग रहा है। मैं सही में, मेरे ऊपर भले 2 एफआईआर कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपेरेंटली एकदम दिख रहा है वो मैं इसलिए मान लूँ कि मुझसे उसकी जो शत्रुता है या उसकी पार्टी ने एफआईआर कर रखी है। भगवंत मान के साथ जो किया गया है, अकाल तख्त ने उसे जो है सिख मानने से मना कर दिया है, और भी तरह के प्रतिबंध टाइप के उस पर जो है लगाए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के कारण हो सकता है अन्य समय पे वो कभी उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि शराब पी रखी है, ये सारा कुछ। उन्होंने खुद माफी भी मांगी है कई जगह पे कि आज से नशा नहीं करूंगा, ये सारी बातें एक तरफ। परंतु जो वीडियो बताया जा रहा है, जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जैसे एक तेजिंदर बग्गा ने भी शेयर किया था, वो वीडियो देख के मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें भगवंत मान है। तो अब इस पे मैं क्या बोलूं, जब वही वीडियो मेन स्रोत है और वो वीडियो एआई भी नहीं है। परंतु एआई ना होने का मतलब ये नहीं हो जाता वो भगवंत मान का भी है, किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत दिखता वैसा है। बट शरीर से तो नहीं लग रहा है कि वही भगवंत मान फूले हुए व्यक्ति हैं। एक समय में 5 साल पहले, 10 साल पहले हो सकता है वैसा दुबला पतला होते होंगे, अभी तो नहीं है। तो ये वीडियो किसका है नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो उस पर मैं अकारण जो है बिना काम का, आई एम नॉट गोइंग टू टेक पॉट शॉट्स। जय भीम भाई, जय भीम। नमस्ते लखविंदर जी। आपका डिबेट है या कॉन्फ्रेंस? यार है तो डिबेट फॉर्मेट में ही, मतलब उसमें है कि हर आदमी जाकर के स्टेज से 7.5 मिनट बोलेगा और 7.5 मिनट उसको ओपन फोरम मिलेगा क्वेश्चंस के लिए। अब वहाँ पे अब पता नहीं राजकुमार भाटी को क्यों रख दिया है मेरे अगेंस्ट, मतलब मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैंने हाँ तो बोल दिया है, बट मैं थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइजर्स को और लग रहा है कोई मिला नहीं इस टाइप। मैं उस व्यक्ति के साथ मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या ही वो डिबेट करेगा मेरे साथ। आइए कभी ग्वालियर मध्य प्रदेश, आएंगे आएंगे आएंगे। ओके। राधे राधे जी। नमस्ते तथागत जी। ठीक है मित्रों, अब आरंभ किया जाए। और मेरे पापा हंस रहे थे जब पॉइंट ब्लैंक में इथेनॉल मिनिस्टर 15 में पैर, 2 बार बोला है भाई, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है मोहित जी। अब जो विषय आज हमारा मूल विषय है वो ये है कि राम मंदिर से जुड़े लोगों ने
वहाँ से करोड़ों रुपये, और कहीं 8 करोड़ बोला जा रहा है। इनिशियली लग रहा था इतने का ही है, परंतु अब बातें ऐसी भी आ रही हैं सुनने में कि जो लोग सोना दान करते हैं, जो जेवर चढ़ाते हैं श्रृंगार के लिए, वो कितना चढ़ाया जा रहा है किसी को कोई गिनती नहीं, खबर नहीं। जिसको मन हो रहा है वो चुरा करके भाग रहा है उसको, इस टाइप का है। जो लोग साइकिल से चला करते थे, रिक्शे से चला करते थे, अब उनके पास जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके अपने भव्य भवन हैं, ऐसा भी आरोप लगा है। पूर्व सांसद हैं विनय कटियार, उन्होंने आरोप लगाए हैं चंपत राय पे। चंपत राय, हालांकि मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूं, मुझे उस व्यक्ति के चेहरे से कभी भी सकारात्मक भाव मुझे नहीं दिखा है। उनका आंदोलन में हो सकता है कुछ हाथ रहा हो, उन्होंने बहुत कुछ किया हो, परंतु व्यक्ति उस पास्ट को किस तरह से अभी प्रेजेंट में जी रहा है, क्या अपने ही पास्ट को वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसे जो कुर्सी दी गई है वो सही से संचालित कर रहा है, मुझे यह व्यक्ति फूटी आंखों से भी नहीं सुहाता है। यह मैं पहले से ही बोल रहा हूं, उसको लेकर के मैं पक्षपाती हूं, और संभवतः मैं इस प्रतीक्षा में था कि इसके साथ ऐसा कुछ होगा। क्यों? ऐसा नहीं कि उसने मेरे घर से कुछ चोरी कर ली चंपत राय ने, नहीं। चंपत राय ने जिस तरह की घटिया मूर्तियां बनवाई है, मुझे उस कारण से चिढ़ है इस व्यक्ति से कि यह दुर्बुद्धि व्यक्ति है। इसको राम मंदिर की ग्रेविटी शायद स्वयं ही पता नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है, और उसके लिए उसका एक एक ईंट कितना इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसी घटिया घटिया मूर्तिकारों को बुला करके उसने जो मूर्तियां बनाई, मैक्सिमम मूर्तियां मैं बता रहा हूं, भगवान राम की मूर्ति अन्य व्यक्ति ने बनाई, अरुण योगीराज ने, परंतु उसके अलावा जो भित्ति चित्र और ये सारे कुछ हैं, उसमें रेशियो की समस्या है। उसमें आप घुटने देखो, किसी के इतने हैं, किसी के इतने बड़े हैं, किसी के पतले हैं, किसी के मोटे हैं। रख रखाव की समस्या हम सब ने देखी कि हनुमान जी के कंधे पे जो है वो गुटखा थूका हुआ है, पैरों के नीचे खाए हुए मतलब चाय के जूठे कप फेंके हुए, ये सारी अराजकता हमने देखी हुई है। इसका मतलब है कि जिस स्केल पे और जिस मतलब भाव के साथ ये पूरा कार्य होना चाहिए था, चंपत राय वो डिडंट गिव अ शिट अबाउट इट, और वो बस आराम से कि मैं तो ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, वो चिल कर रहा था वो व्यक्ति। और उसी चिल करने के चक्कर में अब जो समाचार आ रहे हैं, करोड़ों के, संभवतः ये अरबों में जाएगा, क्योंकि जब चोरी करने की आदत लग जाती है किसी को, अब हम ये नहीं कह रहे कि चंपत राय चोर है कि नहीं है, वो तो जांच में पता चलेगा, और संभवतः पता चलने के बाद भी जो कुछ बड़े लोग होते हैं वो बच जाते हैं, वो वही जो गिनती कर रहा है वही 2 4 10 को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद इस मामले में कुछ आएगा नहीं। भाजपा के किसी भी नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, संघ के किसी व्यक्ति ने, ढंग के व्यक्ति ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। 2 4 साधु संत से पूछा गया, उन्होंने इस पर बयान दिया, तो इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के 7 सांसद, अब बच्चे ही बेचारे के पास कम थे, परंतु उसमें से भी जो है वो अब कोई ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, जिसमें से उद्धव ठाकरे के जो भी सांसद वांसद हैं, जो भी बचे हैं, उनको भी किनारे लगाने की कवायद जो है वो हो रही है, और वो अब एनडीए का हिस्सा संभवतः हो जाएंगे आने वाले समय में। लग रहा है कि अमित शाह ने जो डिलिमिटेशन बिल जो लेकर के आया और वो डिफीट हुआ, उसके हाथ से इसको पर्सनली जो है वो देख रहे हैं, और भाजपा जो है वो बिना चुनाव किए ही एनडीए लग रहा है कि 350 टाइप का आंकड़ा जो है वो टच कर जाएगी, 2/3 बहुमत इनको आ जाएंगे, 2/3 मतलब 360-61 के लगभग इनको चाहिए। तो अब देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। बहुत सारे लोग हो सकता है एब्सटेन कर दे, वोटिंग में जाए नहीं, लेकिन मॉनसून सत्र में संभवतः बाय शेयर फोर्स ऑफ विल मुझे लग रहा है कि भाजपा ये 240 की संख्या पे होने के बाद भी डिलिमिटेशन का बिल जो है वो ये लोग पास करवा लेंगे, और वो पास होना चाहिए। मतलब डिलिमिटेशन एक आवश्यकता है, वो होना ही चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो फिर हम जिस तरफ हेडेड है वो बहुत ही समस्या हो जाएगी। मतलब 2034 में यदि वो लागू होता है तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। और भी कुछ विषय होंगे तो हम उसे भी लेंगे। अब चलते हैं कि राम मंदिर में हो क्या रहा है। चोर चोर का शोर ऐसा मचा है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के लोग चुप हैं। चोरी के आरोपों की तफ्तीश के लिए सोमवार को जब सीएम योगी की बनाई एसआईटी भगवान राम के मंदिर परिसर में पहुंची तो उसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और यूपी सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन अलग अलग कारों से पहुंचे थे। जांच टीम की मदद के लिए जिले के पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए 3 मुख्य नाम जिम्मेदार थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव।
इन्हीं गोपाल राव को जब मीडिया ने 2 बार मंदिर में आते जाते देखा तो सवाल पूछे और गोपाल राव चुप रहे। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से नाना कर रहा ट्रस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन की जांच में एसआईटी के लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज में महाकुंभ कराने के अनुभवी रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को परख रहे थे। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सीबीआई का तजुर्बा है, जो चोरी की संभावना और तरीके की जांच कर रहे हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन अकाउंट बुक देख रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई जांच लगातार 8 घंटे चली और इस दौरान जांच टीम ने मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दिन जांच टीम ने मंदिर के अंदर के 14 दान पात्रों के पास और काउंटिंग हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन जांची। फिर पैसे गिनने वाले एसबीआई के कर्मचारियों, मंदिर के सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 43 लोगों से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने काउंटिंग रूम के सभी मुख्य डीवीआर को सीज कर दिया है और डिलीट किए गए डेटा और फुटेज को रिकवर करने के लिए इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए हर तरह के लेन देन और प्रॉपर्टी निवेश की भी वित्तीय जांच शुरू हो चुकी है। ये जो है एसआईटी में जो जांच आरंभ हुई है उसका है ये पूरा का पूरा, कि आप सोचिए कि काउंटिंग रूम के जो डीवीआर हैं उसका रिकॉर्ड डिलीट किया गया। क्यों भाई? वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, वो रिकॉर्ड परमानेंटली होना चाहिए। वीडियो कैमरा है और उसको यदि डिलीट किया जा रहा है तो ये सबसे पहला तो मतलब क्रिमिनलिटी जो है वहीं से स्टैब्लिश होती है कि क्यों डिलीट किया गया, और डिलीट किया तो रिकवर भी हो जाएगा। कितने बार उसके ऊपर राइट कर दिया गया वो देखा जाएगा। जब तक डेटा ओवरफ्लो ना करे तब तक रिकवर तो हो ही जाएगा। रिकवर नहीं होगा तो और ये तो फंसेंगे, ये फंसेंगे। और ये लंबे समय से चल रहा था। इस पे कोई भी जो है ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं, और कुछ जगह तो मैंने भारत समाचार जैसे, अब थोड़ा ट्रस्ट उस पर कम ही है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें संघ और वीएचपी के बीच तकरार चल रही है। उनका कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण एक धड़े को लगता है कि उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने लोगों को यहाँ पे फिट करना आरंभ कर दिया है, और दूसरा जो है कुछ और करना चाह रहा है इस चक्कर में। तो ये तो लेकिन पॉलिटिकल टसल हो गया ना। या तो ऐसा हो कि दोनों ही पैसा मारना चाहते हैं, और दोनों पैसा मारना चाहते हैं इसलिए अपने लोगों को घुसाना चाहते हैं। इस कारण एक टसल हो तो समझ में आता है। यदि ऐसा नहीं तो पावर का हो सकता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन राम मंदिर जैसे जगह पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो ही क्यों रहा है? वहां पे क्या करना है? तो फिर वही है कि इसे भी एक एनजीओ की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा, और चूंकि पैसा है और पैसा दिन के कुछ करोड़ है, तो ऐसे में तो भाई वो समंदर है, उससे जितना निकाल लोगे थोड़ा सा, किसी को क्या पता चलेगा। इस भाव से ये लोग जो है वो करना चाह रहे होंगे। तो एसआईटी बैठी है, अब देखते हैं कि इस पे क्या क्या हो सकता है। अब देखिए कि 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ, ये दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और इसमें जो है शुरुआती जो अभी तक जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि 200 करोड़ से अधिक की चोरी हुई है। नोटों की गिनती से जुड़े 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से लगभग 2 करोड़ की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। अब 50 कर्मचारी जो है एक कमरे में होती थी, ये 3 तरह के होते थे। 24 कर्मचारी जो है नोट को गिन के उसके बंडल बनाते हैं। ये प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे। आप सोचिए प्राइवेट एजेंसी को कहा इसमें इन्वॉल्व करना था। 12 कर्मचारी ये ट्रस्ट के हैं जो इन 24 पे नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में 2 कर्मचारी जो है प्राइवेट वाले हैं। 14 कर्मचारी हैं जिसमें एसबीआई के और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज्यादातर को 14,500 रुपये वेतन मिलता है। आप सोचिए 14,500 वेतन मिनिमम वेज जो होता है उससे बहुत कम है। कोई लॉजिक नहीं है। सारी मतलब 500 रुपये प्रतिदिन से कम की सैलरी पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, फलाना ढिमका जो भी है, पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। मतलब 14,500 रुपये का वेतन मिलता था और ये लोग करोड़पति हो गए। लाइफस्टाइल बदल गई, महंगी गाड़ियां और जमीनें खरीदी गई। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पे काम कर रहे थे ये लोग उनके निशाने पे आ गए। मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी को सार्वजनिक किया। फिर ये अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक आई और तब ये जो है हर जगह फैल गई। साढ़े 14,000 की नौकरी। पहली बात तो ये कोई करना क्यों चाहेगा? और राम मंदिर जिसके पास हजारों करोड़ का
दान आ रहा है, वो 14,500 में कोई क्यों रखेगा कर्मचारी को? ठीक है, वो दिहाड़ी ही काम कर रहा है, बट ये इनह्यूमन है। 8 घंटे के लिए भी आप 14,500 में कैसे रख सकते हैं? एक तो यही मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि क्यों 14,500 में क्यों? फंड्स की कमी होती है तो आप कॉस्ट कटिंग करते हो, अन्यथा कोई लॉजिक नहीं है इसका। पर जब चंपत राय को हम देखते हैं या मंदिर प्रशासन एज ए होल को देखते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने लगातार केवल चिरकुटाई ही की है। जैसा कि मैं बता रहा था, मूर्तियों को आप देख लीजिए, जिस तरह की घटिया मूर्तियां जो है वो लगाई गई है मंदिर परिसर में, वो बताता है कि इनको कोई मतलब खास नहीं। इनको है कि राम मंदिर हो गया, मैं देश के सबसे अधिक चढ़ावे वाले मंदिर में अब मैं अध्यक्ष हूं, मैं जो है सचिव हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, इसी में ये आनंदित है। इनको न एस्थेटिक्स का न कला का कुछ नहीं। 2000 वर्ष पहले जो कलाकृतियां बनी है उसके चरणों की धूल मात्र भी नहीं है जो राम मंदिर में अभी जो है वो दिखाया जाता है। ये देखिए, राम मंदिर चढ़ावा गिरने वाले ने गोबर में छिपाए थे रुपये। पिता बोले ससुर ने नौकरी लगवाई, साला पहले से काम कर रहा, 10 लाख रुपये इसके बरामद। अब इसमें जो है छापेमारी जब हुआ लवकुश मिश्रा के घर में तो 10 लाख रुपये वहां से मिले हैं। इसमें जो है बड़े बक्से और बाहर गोबर के ढेर में छिपा रखे थे। उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा करीब 5 महीने से राम मंदिर में नौकरी कर रहा था, इसी दौरान वहां चोरी हुई और फिर कुछ लोग हमारे घर आए, यहां से जो है वो पैसे कुछ बरामद हुए। ठीक, चलिए अब आइए विनय कटियार को सुनिए। चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया। मंदिर का अचानक नहीं कुछ है, वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से? कौन ले गया? जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर सब तय है, सिस्टम तय है। सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया? अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए। गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है। कहां लेकर के गए चंपत राय? वो जहां रहते हैं कारसेवपुरम। कार से ऊपर, जो हमारी कोठरी कभी हुआ करती थी। अब विनय कटियार का एक एंगल ये भी है कि इनको वहां उस तरह का पद नहीं मिला। संभवतः ये वैयक्तिक दुर्भावना से भी ये बोल रहे होंगे, परंतु वैयक्तिक दुर्भावना से आदमी थोड़ा बहुत आरोप लगाता है। इस लेवल का आरोप नहीं कि आप पैसा ले जा रहे हो इतने कॉन्फिडेंस में कि भाई पैसा, वो सूचना भी नहीं दे रहे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पैसा ले क्यों गए, कौन बोला ले जाने के लिए, सिस्टम है। और मुझे आश्चर्य ये होता है, जो आज मैंने पॉइंट ब्लैंक में भी बोला है, कि राम मंदिर यदि आप जाओ तो 1-2 किलोमीटर पहले ही इतनी सघन सुरक्षा है, भाई आपका सब कुछ रखवा लिया जाएगा। एक मेटल नहीं, घड़ी खोल दो तो मोबाइल रख दो, जूता चप्पल फलाना डिमका सब। और मुझे कोई समझा दे कि कैश कोई लेके कैसे निकल जाएगा, मतलब कैसे कैश निकल जाता है। तो बोला गया कि नहीं, इनके गले में आई कार्ड है और आई कार्ड वालों को कोई जांच नहीं होती। अच्छा, एयरपोर्ट पे कभी देखा आपने सिक्योरिटी में? क्योंकि एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस कारण से वहां पे देखोगे चाहे पायलट हो, स्टीवर्ड हो, स्टीवर्डेस हो, जो भी हो, इनफैक्ट जो जांच करने के लिए आते हैं उन्हीं टीम का कोई बंदा दोबारा एंटर करता है प्रेमाइस में, उसको भी फ्रिस्क किया जाता है, उसको भी एक्सरे स्कैनर और जो भी स्कैनर होते हैं, मेटल डिटेक्टर, इससे होकर गुजरना पड़ता है। तो यह व्यवस्था किसने बनाई आखिर कि जिनके गले में आई कार्ड होगा उनकी जांच नहीं होगी? ये तो अध्यक्ष के हाथ से आएगा। ये तो चंपत राय के लेवल से ये क्लियरेंस है ना कि भाई इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इनको सीधा जाने दो। ये फलाने बाबू हैं, इनके पास में जो डब्बा बक्सा है ये बिना किसी जांच के ये एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था, यदि इस तरह का हाई लेवल क्लियरेंस मिलता है, वो तो चंपत राय के लेवल के आदमी को मिलना चाहिए, जो नोट की गिनती कर रहा है 14,500 रुपये वेतन में। भाई उसके पास तो हर मोटिवेशन है चोरी करने का। जो नोट ही गिन रहा है वो इतना नोट देख के पागल नहीं हो जाएगा जिसकी सैलरी इतनी कम है? वो गिन रहा होगा दिन के 5 करोड़ और उसमें सोचेगा कि यार हम एक बंडल ले ही ले तो क्या हो जाएगा। तो मैं यह नहीं मानता कि somebody from inside या somebody from the top has facilitated this। यह संभव ही नहीं है कि बिना किसी ऊपर वाले की अनुमति के
इस तरह का काम हुआ हो कि भाई सुरक्षा व्यवस्था में मतलब उसको फ्रिस्क नहीं करना हुआ, मतलब वो झोले में पैसा और जेवर लेकर निकल जाएगा। जिस आदमी का काम ही नोट और जेवर को गिनना है उसी को चेक नहीं किया जा रहा क्योंकि गले में उसके आई कार्ड है। कितनी अब्सर्ड बात है ये। मुझे तो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। कौन अलाउ कर रहा है ये सब। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि आपने चंपत राय जो महासचिव है राम मंदिर ट्रस्ट के, उन पर ही आरोप लगा दिया है। क्या आपको लगता है कि इसमें गिने चुने लोग शामिल हैं या पूरा ट्रस्ट शामिल है? पूरी तरीके से गड़बड़ी है क्या? नहीं, वहां 2-3 लोग गड़बड़ हैं और उनकी छटनी करना जरूरी है। और वो जो मंदिर है किसी पर छोड़ा नहीं जा सकता है। मंदिर बना है हम लोगों के वरदान से, और वो जब बनना शुरू हुआ है तो राजमाता विजयराजे सिंधिया, कल्याण सिंह जी, अरे कई लोग सब आए थे, तो वो मोनोपोली नहीं चल सकती। तो उसी पर सब हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ है, कैसे कर लिया है सब। तो क्योंकि हम लोग गवर्न अमन ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आरोप तो एक तरफ लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया, लेकिन ट्रस्ट ने साफ पहले इनकार कर दिया, कहा कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अब एसआईटी बनाई गई है, एफआईआर नहीं हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि एफआईआर करके जांच क्यों नहीं की जा रही है? एसआईटी बनाने से जांच रिपोर्ट की मांग क्यों है? क्यों नहीं एफआईआर किया जा रहा है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां कई लोग हैं, तो अच्छी बात यही हो गई है कि ट्रस्ट को जरा इसी बहाने अब ठीक हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत गड़बड़ करना चाहे थे अब वो नहीं हो सकता है, और फिर हम लोग तो हैं यहाँ। तो ठीक कैसे होगा? क्योंकि आपका ये जो आप कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आपका पूरा जो आरोप है वो चंपत राय पर है। तो क्या वो निकल जाएंगे तभी ट्रस्ट ठीक हो पाएगा? उन्हीं पर मुख्य आरोप लग रहा है। नहीं, चंपत राय जी निकल जाना चाहिए, लेकिन चंपत राय जी का ये जिम्मेदारी थी कि कार सेवकपुरम वो रहते हैं, कार सेवकपुरम से यहाँ आते हैं मंदिर पर देखने के लिए। तो आप मंदिर देखो, क्या दिक्कत है? वो आप देख नहीं रहे हो, पैसे में जुट गए हो, ये कौन तरीका है? मुझे जो मतलब विनय जी के भाषण से यही लग रहा है इनको, वही कि ट्रस्ट का जो बोर्ड होगा या जो भी है उसमें कुछ लोग जो है इनको पसंद नहीं होंगे, और अभी चूंकि एक इस तरह से एक घटना घटी है तो उसी को आधार बना करके अब ये कर रहे हैं। बट फिर क्या है कि लॉजिकली भी यदि देखा जाए तो फिजिकल गुड्स को मूव करना एक जगह से दूसरे जगह जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा का रिंग है, उसमें तो होना ही होना है कि किसी ने कह रखा है कि भाई इन लोगों को जाने दो, ये मतलब इसकी जांच की आवश्यकता नहीं, इनके गले में आई कार्ड है, इसका ये ट्रस्टेड लोग हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि ये रूल किसने बना दिया भाई, और उसका इंटेंट क्या था ये बनाने के पीछे। और फिर चंपत राय उनके परिजनों के, मैं नहीं कह रहा कि चंपत राय, मैं चंपत राय को एक बेकार का व्यक्ति इसलिए मानता हूं क्योंकि ये चाइनीज लाइट श्री ज्योति स्वरूप और ये बकलोली जो किया, इस कारण से मैं नहीं जानता कि ये चोर आदमी है या जो भी है। कुछ लोग उसे भूमिहार और ब्राह्मण पता नहीं क्या करें, वो बनिया समाज से आते हैं, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों में। और किसी जाति का होने के कारण या किसी जाति का ना होने के कारण उसकी कोई प्रवृत्ति चोरी की और इस तरह की जो वो साबित नहीं हो जाती। तो इसमें कास्ट का कुछ है नहीं, इसलिए जो लोग जाति ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा अलग रहे, इससे उसका कोई मतलब नहीं बनता। आप पॉइंट पे रहिए कि इस तरह की व्यवस्था किसने बनाई। वो व्यक्ति जो पैसा बचाने के लिए इस तरह की चीजें करता था कि घटिया मूर्तिकारों से उसने मूर्ति बनवा ली, झाड़ू नहीं लग रहा है उन सब जगहों पे, उस पे हम प्रश्न उठा सकते हैं। प्लस ये कि भाई किसने अलाउ किया कि ऐसे लोगों की जांच जो है वो नहीं होगी। अब ये टिन्नू यादव है जिन पे आरोप लगा था, उनको सुनिए। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा में इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण करा। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में एनटीजीओ आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा एनटीजीओ को एक आवास की जरूरत है। 10-8 कमरे थी। एनटीजीओ को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें रहे। यही हमारा आमदनी का दिया था। आज हमारे पर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। अब ये जहां पे बैठे हुए हैं उस जगह मात्र को आप देख लीजिए, जिस तरह का कर्टन यूज है, जिस तरह का स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जिस तरह की वॉल पैनलिंग है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटो का इनका काम था, मतलब ऑटो रिक्शा चलाने का, और उससे 2-2 पैसा जोड़ करके ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंचे। तो
स्पष्ट रूप से बहुत ही मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, ये दिख रहा है। और भूमि उमी बता रहे हैं कि पहले ही लिया है, तो अब पहले लिया बाद में लिया, ये तो अभी जांच होगी तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बात क्या है, कहां से क्या लिया गया है। अब देखिए इसमें जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। उसमें मंदिर संचालन के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना हुआ है, लेकिन मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है चंपत राय की है। अब क्या है कि कुछ दिन पहले गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ। 7 जून को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली और यह सीसीटीवी में दिख गई। पूछताछ होने पर उसने चढ़ावे की रकम में हो रही चोरी से जुड़ी कई बातें बताई। 9 जून को यह बात सार्वजनिक हुई और मामला जो है वो सुर्खियों में आया। फिर अखिलेश ने इसको जो है मुद्दा बना दिया। हैरानी की बात है कि मामला सामने आने पे चंपत राय ने बाकी ट्रस्टियों को इसकी जानकारी नहीं दी। हेराफेरी की जानकारी होने के बाद भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। और चाहवा चोरी मामले का मुख्य आरोपित रामशंकर और टिन्नू है। बताया जाता है कि ये करीबी लोगों में थे चंपत राय के, और मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाएं चंपत के कहने पे वही देखता था। 12 जून को चंपत राय ने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके सफाई दी। कहा ट्रस्ट समय समय पे चढ़ावे की राशि को ऑडिट करता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। वाह चंपत जी वाह। अब मुझे कोई समझा दे कि सीसीटीवी में अगर पैसा लेते कोई पकड़ा गया, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्या लॉजिक हो सकता है इसका? अनलेस चंपत राय जी का बेटा, भतीजा, दामाद, साढ़ू बेटा या पता नहीं कोई सगा संबंधी हो या कोई अपना हो, इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो कोई लॉजिक है क्या कि पैसे की नोटों की एक गड्डी जो है कोई चुरा करके जा रहा है, सीसीटीवी में दिख गया, यह बात सार्वजनिक हो गई और आपने अभी तक एफआईआर तक उस पर नहीं करवाई? क्या लॉजिक है इसका? ट्रस्ट के अन्य लोगों को यह जानकारी क्यों नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है? इंटरनल इंक्वायरी भी बैठी क्या? और आप इसका लीपापोती करने के चक्कर में कि नहीं हम लोग जो है ऑडिट बीच बीच में करते रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि महाकुंभ के समय से ये चोरी चल रही है, महाकुंभ के समय से। तो ये आज 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीना, 1.5 महीना का नहीं है, महाकुंभ के समय से इस तरह से लगातार चलता जा रहा है। अब इसमें पूर्व लेखाकार ने कहा कि जेवरों का हिसाब नहीं रखते थे। वाह भैया, क्या है? बोल रहे हैं कि ये 2020-21 से ही चढ़ावा चोरी चल रहा है और 2021 में उन्होंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसके बाद भी चंपत राय और व्यवस्थापक इसकी शिकायत की थी गोपाल राव और चंपत राय से, उन्हें इस पर एक्शन लेने की जगह ड्यूटी से हटा दिया गया। और महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि श्रद्धालु चढ़ावे में सोना चांदी और हीरे भी चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी उसका पूरा हिसाब किताब नहीं रखा जाता। टिन्नू यादव ये गहने सीधे चंपत राय के पास लेकर के जाता था। अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण पांडे कहते हैं कि महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसका ट्रस्ट या चंपत राय की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। महिपाल ने 2021 में सिर्फ एक मामले में ही गिनती में 5 लाख रुपए की कथित गड़बड़ी पकड़ी थी। अब यह सोचिए कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। पुनः मैं यही पूछना चाहूंगा चंपत राय से या जो भी राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, जन्मभूमि के, कि गहनों का हिसाब क्यों नहीं रखा जाता? एक ऑडिट तो संध्या काल तक, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं कि अब व्यूअर्स के लिए नहीं खुलेगा, और जब गिना जाता होगा कि किस व्यक्ति ने क्या चढ़ावा चला, एक तो सिस्टम यह होना चाहिए कि अगर कोई चढ़ावा चढ़ा रहा है तो उसकी एक रिसीट उसको मिले, तो उससे अपने आप एक ऑडिट ट्रेल बन जाएगा। दूसरा ये, यदि दान पेटी में ही डाला जा रहा है डायरेक्टली, तो दान पेटी सार्वजनिक रूप से खुले, हर दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और वहां पर भी एक डॉक्यूमेंटेशन हो। इस वेट का सोना है, एक रफ डॉक्यूमेंटेशन तो वही होना चाहिए। फोटो चिपकाओ उस पर्टिकुलर दान में दी गई वस्तु का एक्सेल शीट में या जो भी है, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ऐसा। फोटो अपलोड कीजिए, लिखिए कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है, इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, फलाना है, ढिमका है। एग्जैक्टली उसी वक्त आपको पता ना भी चले कि भाई ये एक्चुअल में सोना ही है कि नहीं, तो आप येलो मेटल लिख दो और बाद में वो देख लो कि वो सोना है कि क्या है। ये तो बेयर मिनिमम ये तरीका है। और मैं बता रहा हूं कि ये काम अंग्रेज भी इन चोरों से अच्छे तरीके से किया करते थे। जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार पूरा गायब ही हो गया, उसकी लास्ट ऑडिट जो अंग्रेजों ने की थी, एक एक चीज उन्होंने लिखा था कि कितना क्या है, नहीं है। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद से ऑडिट जो है या तो हुआ नहीं या पता नहीं, उसमें से अंग्रेजों के समय के ऑडिट से अभी भारत में आते आते स्वतंत्रता के बाद करोड़ों के जेवर गहने जो गायब हो गए रत्न भंडार से। तो भाई ये तो, और कोई ऑडिट क्यों नहीं करेगा? यदि मैं सत्यनिष्ठ हूं, कर्तव्यनिष्ठ हूं,
मेरी निष्ठा भगवान राम के प्रति है और मुझ पे करोड़ों हिंदुओं का एक विश्वास करके मुझे ट्रस्ट का चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या मैं इन सब चीजों की, जहां पर सबसे अधिक घोटाले का, भ्रष्टाचार का सबसे अधिक जिसकी संभावना है, वहां पे मैं कैसे कागज दुरुस्त नहीं रखूंगा? उसका ऑडिट ट्रेल कैसे क्रिएट नहीं होगा? उसमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि आज के दिन में सोने का एक मुकुट चढ़ाया, गले का हार चला, हाथ के कंगन चढ़े, इस तरह से करके उसका वजन। ये तो आपका मेन काम है। आपके पास लोग कम है, आप एक पूरा ऑफिस क्रिएट करो, बोरे में भर के वो आभूषण पहुंचे और वहां पे खोले और हर आदमी को दे दो। उनके पास मशीन होना चाहिए, उसका वेट करे, वो रिकॉर्ड करे, और हर व्यक्ति के डेस्क के ऊपर कैमरा होना चाहिए आपको तो, और हर एक व्यक्ति के आने के जाने से पहले फ्रिस्किंग होना चाहिए। यह सब क्यों नहीं हो रहा था? अब यदि जो कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव सीधा जाकर के चंपत राय को देते थे, यह कौन सी तकनीक है भाई कि चंपत राय जी के घर पे जाएगा या उनके ऑफिस में? क्यों जाएगा उनके ऑफिस में? जब एक एसबीआई है और टीसीएस है ऑडिट करने के लिए वहां पे बैठा हुआ, तो चंपत राय या किसी भी ट्रस्ट के व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट फिगर हेड होने के अलावा क्यों हो जाता है? उसके यहां कैश या जेवर या कुछ भी है, वो क्यों जाएगा? वो तो दान पात्र है, एक रूम होगा जहां पे गिनती होती है और उसके बाद वो सीधा बैंक के लॉकर में जाएगा। इसमें चंपत राय कहां से आ जाते हैं? और 2020 से, यानी आप सोचिए 6 वर्ष से, यानी जब से मंदिर खुला है, जब से ये ट्रस्ट की स्थापना हुई है, तब से ये डकैती चल रही। तो ये सैकड़ों करोड़ नहीं, ये अरबों का होगा। ये गोपाल राव, ये व्यवस्थापक है, इनका है निर्माण कार्यों की निगरानी और मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालना। गोपाल राव ने दान गिनने वाले कर्मियों से पूछताछ नहीं की। चढ़ावे की चोरी के मामले में उन्होंने गोपाल राय को भी सूचित किया था, लेकिन उन्होंने मामले को दबा दिया। अब टिन्नू समेत सारे आरोपित जो है चढ़ावे की रकम गायब करते करते करोड़पति बनते गए, ऐसा आरोप उन पे लगा है। व्यवस्थापक होने के नाते गोपाल राव पे आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं करवाई, दान गिनने वाले कर्मियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई। अब इसमें विनय कटियार कहते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को सबसे पहले ट्रस्ट से अलग करके सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। आखिर टिन्नू किसका ड्राइवर था, जो भी है वो चीज सामने आनी चाहिए। हाँ, कि इतना बड़ा कांड हो गया और अभी भी चंपत राय जो है और गोपाल राव जो है और अन्य लोग जो है वो बने हुए अपने पद पे, उन्होंने पद नहीं त्यागा है। ये एक अनिल मिश्रा है, ये भी संस्थापक सदस्य हैं। ये जो है ये जलकल के पास नगर निगम के आवंटित आवास में रहते हैं। उनका घर अवधपुरी में बन रहा है, वहां लिफ्ट भी लगाई जा रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी अयोध्या में नहीं रहते, इसलिए मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज में अनिल मिश्रा की भूमिका अहम है। चंपत राय के बाद सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। चढ़ावे और पैसे की निगरानी का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। आरोप यह भी है कि उनके कई संबंधी जो है मंदिर में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। इनसे बात करने दैनिक भास्कर की टीम पहुंची, वो बाहर नहीं निकले। 3 घंटे बाद कर्मचारी से मैसेज भिजवाया कि मंदिर में आके मिले। मंदिर में मुलाकात की कोशिश की तो उनको इजाजत ही नहीं मिली। कर्मचारी टिन्नू के घर से सोना मिला। भतीजा भी रडार पे, ट्रेन से बोरा लेकर जाता, फ्लाइट से लौटता था। ट्रस्ट की टीम ने गोपनीय तरीके से उनके घर पे जांच करवाई। सोना कितना मिला है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं करोड़ों में कीमत है। ट्रस्ट में काफी पावरफुल है, सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में जमा कराना हो, वही सब कुछ मैनेज करते हैं। सोमेश आनंद एक हैं, गोपाल राव के भतीजे। ये बोरे में लगेज लेके अयोध्या से ट्रेन से जाते थे और वापसी फ्लाइट खाली हाथ करते थे। बोरे में क्या होता था इसमें अलग अलग चर्चाएं हैं। यह भी दावा है कि वो पैसा और सामान लेकर ट्रेन से जाते थे क्योंकि ट्रेन में चेकिंग कम होती है। हाँ, ये तो सही बात है, ट्रेन में उतनी ज़्यादा चेकिंग तो नहीं होती है। अब जैसे बागेश्वर धाम की हम बात करें तो वहाँ भी चढ़ावा अभी तो बहुत चढ़ने लगा पिछले 2 वर्षों से, जब से जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा होने लगी। पहले 6000 लोग नहीं आते थे धाम पे, अब जो है 1-1, 2-2 लाख लोग आते हैं। वहां पे है कि अवैतनिक सेवादार वॉलंटियर्स हैं, वही ये गिनती करते हैं और उस कक्ष में घुसने से पहले उनकी तलाशी ली जाती है और निकलने के बाद ली जाती है। एक बेर मिनिमम चीज है कि भाई जो जाएगा वो आएगा, उसके देह पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, का जेब पॉकेट सारा कुछ जो है प्रॉपर्ली चेक होना चाहिए। तो सामान्य सी व्यवस्था है जो सबको करनी चाहिए थी। अब देखिए रामशिलाएं गायब हो रही हैं।
ये संतोष दुबे जी ने आरोप लगाया है कि 1250 श्रीराम शिलाएं गायब हैं। इनका कहना है कि देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने चांदी हीरे माणिक्य और अष्ट धातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। ये 2002 तक कारसेवकपुरम में रही। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी वहां पे हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि परमहंस रामचंद्र दास के निर्देश पे विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की देख में ये सब करवाई गई थी। शिलाएं सुरक्षा के लिए जहां रखी गई थी वहां 3 ताले लगाए गए थे, 2002 तक थी, अब पता नहीं है। अब बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे मिलने वाले दान के सोने चांदी की चोरी आज नहीं, 1989 से ही चोरी हो गई, मतलब आरंभ हो गई थी। बताइए, ये सब जांच हो तो पता चले। ट्रस्ट के समय न्यास के खाते में सिर्फ 8.5 करोड़ ही दिखाए गए। और ये संतोष दुबे का कहना है कि तब भी सोने चांदी की शिलाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। 4.5 साल में 61 करोड़ लोग दर्शन को पहुंचे। सामान्य व्यक्ति भी कम से कम 10 रुपये श्रद्धा भाव से जरूर चढ़ाता है। इस हिसाब से 600 करोड़ तो सिर्फ दान पेटियों में लोगों ने दान किया। इसमें महिलाओं की ओर से दान की गई सोने चांदी जेवरों की बात नहीं है। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इस हिसाब से 2025 में करीब 300 करोड़ का चढ़ावा आना चाहिए। जबकि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 का जो रिकॉर्ड ट्रस्ट ने 21 मार्च की बैठक में पेश किया उसमें केवल 54 करोड़ रुपए दिखाए गए। अब आप मुझे कोई बता दो कि 30 करोड़ लोग यदि दर्शन करने जाएंगे राम मंदिर में तो क्या दान पात्र में केवल 54 करोड़ रुपए मिलेंगे? मतलब प्रति व्यक्ति 2 रुपया भी दान नहीं कर रहा है। क्या आप यह बात मान सकते हो कि राम मंदिर कोई जाए और दान पात्र में मतलब 2 रुपया भी नहीं डालेगा? औसत की मैं बात कर रहा हूं। इसमें है बहुत भयंकर कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है कि होगा ही होगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। एसआईटी की अगुवाई लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी टीम में शामिल हैं। सीएम योगी के आदेश पर टीम 15 दिन में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसका एक धार्मिक इम्प्लीकेशन तो जो है सो है, बस इसका पॉलिटिकल फॉल आउट समझिए कि क्या होगा। अयोध्या में आप ऑलरेडी कमजोर हो, आप सपा से अयोध्या में हार गए। क्यों हारे होगे? एक तो चलो लल्लू जी जो थे उनका अपना आचरण जो है वोटर्स को लेकर के वो बहुत अच्छा नहीं था, पर जब इस तरह की चीजें होती है और उसमें संघ के, विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोग जो है उसमें सम्मिलित हैं और पता चले कि ये मंदिर के चढ़ावे का पैसा मार रहे हैं, तो ये किस तरह का पिक्चर जो है वो क्रिएट करता है, किस तरह की, मतलब कैसे इसको डिफेंड कोई कैसे करेगा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक समय वो था जब समाजवादी पार्टी के लोग हम पर तंज कसते थे, क्योंकि हम लोग नारा लगाते थे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तब ये कहते थे भाई कश्मीर कब क्या करोगे? हमने धारा 370-35 से हटाई, हमने हटाई। आज 24 घंटे वहां पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये लोग कहते थे कब राम मंदिर बनाओगे, केवल दीवारों पे लिखोगे। 500 साल का प्रण हमने पूरा किया, वो भी बनाकर दिखाया। ये कहते कहां बनारस का कॉरिडोर बनेगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने बनाया। ये कहते महाकाल लोक में क्या होगा, आज वहां पे महाकाल लोक धाम को भी बनाया। 4 धाम की यात्रा को और सुगम और बेहतर बनाया है। वहां का सौंदर्यकरण किया, वहां की व्यवस्थाओं को बढ़िया किया है। ये वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो राम मंदिर बनने के नाम पर खुश नहीं थे, मातम बना रहे थे और आज राजनीति करते हैं। अगर ट्रस्ट ने कहा है कि उनको लगता है चंदा चोरी हुआ है या वहां पे चोरी हुई है, और उन्होंने आग्रह किया है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि एसआईटी की जांच बिठाकर ट्रस्ट में जो चढ़ावा चढ़ा अगर उस पर चोरी हुई है तो उसकी जांच की जाए, तो उन्होंने भी एक कदम उठाया है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो एसआईटी का गठन किया ताकि जांच भी हो और दोषियों को दंड भी दिया जाए।
अब ये तो देखिए थोड़ा सा गोल गोल बात जो है अनुराग ठाकुर जी बोल गए। ट्रस्ट ने खुद कहाँ बोला कि हम जो है वो जांच करवाएंगे। यही तो इशू है कि ट्रस्ट की जब फटी, जब बांस डाला गया, तब जाकर के ट्रस्ट को लगा कि हाँ भाई ठीक है। ट्रस्ट को तो इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। और 2020-21 में यदि किसी ने प्रश्न उठाया था, तब से लेकर आज तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई इस विषय पे। ये तो ठीक है कि आपने राम मंदिर बनवाया, कोई इससे कोई डिनाई कहां कर रहा है अनुराग जी, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। 370 कर दिया कॉरिडोर, वो तो विषय ही नहीं है ना। विषय यह है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है और उसमें जिनके हाथों में आस्था दी गई थी, जिनके हाथों में यह विश्वास जताया गया था कि आप लोग जो है बहुत फोर फ्रंट पे रहे थे लड़ाई में, आपने बहुत पसीना और रक्त जो है बहाया है, ठीक है, आप जो है ईमानदार आदमी, सत्यनिष्ठ हैं, आप काम कीजिए। वो क्या कर रहे हैं या उनके नीचे क्या हो रहा है, ये आरोप लगा था। आपको इस पे बोलना चाहिए था, ना कि ये कि आपने क्या किया और लोग राजनीति कर रहे हैं। तो क्या नेता क्या करेगा, उनका काम राजनीति नहीं है। भाजपा वाले राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। या अगला जो हमारा विषय है उद्धव ठाकरे के साथ, ये तो राजनीति हो ही नहीं रही है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो करेगी क्या अनुराग जी, ये थोड़ा सा सोचिए आप। इस पर तो स्पष्ट रूप से जो भी राम भक्त है या होने का दावा करता है, व्यक्ति या संस्था, इस पर सीधे एक ही होना चाहिए कि नहीं भाई, इसका पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और स्टेटमेंट कैसा आना चाहिए वो मैं दिखाता हूं। देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा है। ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हमें भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। दुख की बात तो यही है। इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों कहते थे हम सनातन बोर्ड बनाओ? आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमी, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह इनकी व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा? तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब जो देवकीनंदन जी बोल रहे हैं वो चलो आंशिक रूप से तो सही है कि कम से कम जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको यह ज्ञान तो होगा कि भाई ये महापाप नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई बार वो लोग भी ये महापाप करते हैं, इसमें भी कोई दो राय है नहीं, तो मैं उसे इस तरह से भी नहीं देखता। जो बात सनातन बोर्ड की ये कर रहे हैं, अब सनातन बोर्ड में भी वही है ना कि शंकराचार्य भी आप देखो ना कि जो जिस पद पे बैठे हुए हैं वो किस तरह के लोग हैं। हाँ ठीक है, 4 की जगह अभी पता नहीं 6 है या बहुत सारे शंकराचार्य भी हैं इस देश में। अब उसकी भी एक समस्या है। और जो जगत गुरु हैं, जो इस तरह के श्रेष्ठ पदों पे बैठते हैं, उनके मुंह से हमने घनघोर जातिवादी बातें सुनी। शंकराचार्यों के मुंह से हमने घनघोर जातिवादी बातें जो है सुनी है। मतलब अपने ही ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठतम बताने की इस तरह की बातें, मतलब जहां पे समाज को जोड़ने की बातें होनी चाहिए थे वहां पे हमारे शंकराचार्य या जगत गुरु या कथावाचक इस तरह की बातें आज के संदर्भ में करते हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतरजातीय विवाह पे किस तरह की टिप्पणियां इन लोगों ने की है। तो मुझे सनातन बोर्ड पे भी वही लगता है कि जहां पावर स्ट्रक्चर होगा वहां पे कुछ ना कुछ बकलोली होगी। तो इसमें एक तरह के लोगों की जगह मुझे लगता है कि वो मिला जुला करना चाहिए कि गवर्नमेंट भी होगा, धर्म के भी लोग होंगे और अन्य जो लोग स्ट्रगल में रहे या जो भी हैं उनको भी, यदि आप सिविल सोसाइटी को डालना है तो उनको भी डालो। और वो निगरानी जो है वो होती रहनी चाहिए, उसका एक फीड हो, उसमें पुलिस का लोकल जो व्यक्ति हो वो इन्वॉल्व हो। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं बनेगी, सनातन बोर्ड बनाने मात्र से नहीं होगा, उस बोर्ड को चला कौन रहा है ये बहुत अधिक आवश्यक है। और देखिए कि महाकुंभ के समय से चंदा चोरों के लिए सुनहरा मौका बना था, रोज पार किए 10-15 लाख। आज जांच करने जाएगी एसआईटी, ये कल का न्यूज है। ये सारा कुछ जो है वो चल रहा था कि एक एक दिन में करोड़ों रुपए की राशि दान में मिली थी
और कुंभ के समय जो है अयोध्या श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और वो स्वर्णिम दौर था। जिसको जितना रकम चुराना था उन्होंने चुराया है और सूत्र से पता चला कि 10 से 15 लाख रुपए पार किए गए। तब गिनती भी लंबी चलती थी, आसानी से रकम जो है चुरा लिया जाता था। जेवर आदि भी जो है वो चुराए जाते थे। तो असली सोना निकाल करके नकली भी रखा गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है और चर्चा जो है जोरों पे, हकीकत और तथ्य जो है ठीक है, ये सब जो है वो होते रहना चाहिए। बहुत ही कम सैलरी, मतलब जिनकी मात्र 18-20 हजार सैलरी है, सोचिए उसमें वो करोड़पति हो गए, जमीनें खरीद ली, बंगले बना लिए, रातों रात मालामाल कैसे हो गए। एक बार उन किरदारों के बारे में आपको बता देती हूं जिनके नाम राम मंदिर चंदा चोरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, इनकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों का पता चला है। दूसरा नाम है मनीष यादव का, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति राम मंदिर में करवाई, वो भी चंदा गिनने के काम में लगा हुआ था। टिन्नू यादव के भतीजे से 36 लाख कैश बरामद किया गया है। अब मंदिर से चढ़ावे की चोरी में लवकुश मिश्रा नाम का एक शख्स भी सामने आया है। उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। लवकुश पहले कार मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलने लगी। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 65 लाख रुपए में एक घर खरीदा। केडी तिवारी नाम का एक और शख्स, जिस पर सोने चांदी के जेवरों को